नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। चुनाव आयोग आज जारी करेगा बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण के तहत तैयार अंतिम मतदाता सूची। मतदाता ऑनलाइन देख सकेंगे अपना नाम। महाअष्टमी पर मां के महागौरी स्वरूप की हो रही है पूजा। देश भर के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। दिल्ली के चितरंजन पार्क के दुर्गा पूजा पंडाल में जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा संघर्ष खत्म कराने की डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव का किया स्वागत। सभी देशों से की 20 सूत्रीय शांति योजना की पहल के लिए एकजुट होने की अपील। पाकिस्तान के क्वेटा में बड़ा आत्मघाती हमला। हाई सिक्योरिटी जोन में हुए धमाके में 10 की मौत, 19 घायल। मरने वालों में फ्रंटियर कॉर्प्स के 4 जवान भी शामिल। और महिला वनडे विश्व कप के पहले मुकाबले में भारत के खिलाफ श्रीलंका का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला। स्मृति मंधाना के रूप में भारत को लगा शुरुआती झटका। और सुर्खियों की बात, खबरों पर नजर विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग आज विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद तैयार की गई नई मतदाता सूची जारी करेगा। ये नई मतदाता सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। साथ ही इसकी फिजिकल कॉपी हर जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी के कार्यालय में भी लोगों के लिए रखी जाएगी। राजनीतिक दलों को भी सूची की जो प्रति है वो उपलब्ध कराई जाएगी। इस बार की अंतिम मतदाता सूची में करीब 7.3 करोड़ मतदाताओं के नाम दर्ज होने की संभावना है। इनमें से लगभग 14 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाने की भी संभावना है। वहीं इससे पहले इस साल 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 7.24 करोड़ मतदाता शामिल किए गए थे। उस समय गहन जांच और पुनरीक्षण के दौरान 65 लाख नाम मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट पाए जाने के कारण हटाए गए थे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने बिहार समेत देश भर में बड़ा हंगामा मचाया था और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। चुनाव आयोग के दौरे से पहले आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल सभी जिलों के जिलाधिकारियों और आरक्षी अधीक्षकों के साथ चुनावी समीक्षा करेंगे। इसके बाद बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ चुनाव आयोग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रस्तावित है। इसके बाद कल बिहार में तैनात सेंट्रल पुलिस फोर्स और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों के साथ आयोग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग निर्धारित है। 4 अक्टूबर को आयोग अपनी पूरी टीम के साथ पटना पहुंच रहे हैं। सीईसी पहली बैठक राजनीतिक दलों के साथ करेंगे। अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए वो एक दिन पहले 3 अक्टूबर को देर रात पटना पहुंच जाएंगे। पहले दिन वो पहली बैठक राजनीतिक दलों के साथ करने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, आईजी, डीआईजी, सभी जिलों के जिलाधिकारियों और आरक्षी अधीक्षकों के साथ बैठक करेंगे। जबकि दूसरे दिन सभी एजेंसियों के नोडल अधिकारियों के हेड के अलावा मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी समीक्षा की स्थिति की जानकारी पत्रकारों को दी जाएगी। देश भर में आज महाअष्टमी की धूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के चितरंजन पार्क में आयोजित दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा करेंगे। इसको लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के मद्देनजर यातायात पुलिस ने लोगों से भीड़ भाड़ से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच
व्हाइट हाउस में हुई बैठक में गाजा में जंग रोकने के लिए नए सीज फायर प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। इसमें 20 सूत्रीय गाजा पीस प्लान को मंजूरी दी गई है। इसके अनुसार सैन्य अभियानों को तुरंत समाप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है और इसके तहत हमास को 72 घंटे के भीतर 20 जीवित इजरायली बंधकों को रिहा करना होगा। साथ ही उन 2 दर्जन से अधिक बंधकों के शव भी लौटाने होंगे जिनके मारे जाने की आशंका है। वहीं इसके बदले में सैकड़ों गाजावासियों को रिहा किया जाएगा जो इजराइल की जेलों में बंद हैं। ट्रंप ने इसे शांति के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया है। वहीं नेतन्याहू ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हमास इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है तो इजराइल ये काम पूरा करेगा। हालांकि इस पर अभी हमास की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलिस्तीन ने गाजा में युद्ध विराम के प्रयासों के लिए अमेरिका की सराहना की है। फिलिस्तीन ने एक बयान जारी कर कहा कि वो युद्ध विराम को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईमानदार और दृढ़ प्रयासों का स्वागत करता है। उसने क्षेत्र में शांति स्थापित करने में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साझेदारी को जरूरी बताया। फिलिस्तीन ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए वो संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा अन्य सभी पक्षों के साथ सकारात्मक और रचनात्मक रूप से जुड़ने के लिए तैयार है। 26/11 हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई को लेकर पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के बड़े खुलासे पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी के पापों की भारी कीमत देश को चुकानी पड़ी है। समय बदल गया है। अब भारत कोई भी आतंकवादी हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि 26/11 के हमले के बाद व्यक्तिगत रूप से वो पाकिस्तान पर कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं करने के लिए काफी दबाव था क्योंकि दूसरे लोग इस मामले में निर्णय ले रहे थे। इस इंटरव्यू के कुछ खास अंश भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया पर साझा किए थे, जिसके अब इस मामले ने जिसके बाद तूल पकड़ लिया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के साक्षात्कार का जिक्र करते हुए बताया कि वो 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन उन पर दबाव बनाया गया। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भारत के हितों के साथ समझौता किया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम जी ने इंटरव्यू में कहा है कि 26/11 के बाद वो रिलक्टेंटली होम मिनिस्टर तो बन गए और 26/11 के बाद वो चाहते थे कि पाकिस्तान पर हमला हो, आतंकवाद का जवाब दिया जाए, पर उन पर प्रिवेल किया गया। प्रिवेल करने वाले कौन थे? जाहिर सी बात है सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह। पर केवल इतना ही नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉन्डोलीजा राइस भारत आई और उन्होंने कहा भारत को रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और इस दबाव में भारत ने कोई कदम नहीं उठाया। उल्टा आपको याद है उस समय की सरकार ने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस का दर्जा पाकिस्तान को दिया। मतलब कि आतंकी हमले होते रहे, चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, हर जगह आतंकवाद होता रहा और हमने पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के बदले मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने बार बार पाकिस्तान को क्लीन चिट भी दिया आतंकवाद पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा के दिल्ली स्थित निवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि दिल्ली के विकास और हमारी पार्टी के सुशासन के एजेंडे को आगे बढ़ाने में उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में मंगलवार को सेना के मुख्यालय के पास भयंकर धमाका हुआ। पूर्वी क्वेटा में स्थित फ्रंटियर्स कॉर्प्स मुख्यालय के पास हुए इस विस्फोट की आवाज मॉडल टाउन और आसपास के संवेदनशील इलाकों में भी सुनाई दी। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार यह धमाका विस्फोटक से भरी कार से हुआ। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसपास की इमारतों और घरों की खिड़कियां टूट गईं। इस हादसे में कई जवानों समेत 10 लोगों की मौत हुई, जबकि 30 से अधिक घायल हुए हैं। बलूचिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री बख्त मोहम्मद काकर और स्वास्थ्य सचिव मुजीबुर रहमान ने सिविल अस्पताल क्वेटा, बीएमसी अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में आपातकाल की घोषणा कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि सभी डॉक्टर्स, सलाहकार, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ड्यूटी पर है। बचाव सूत्रों ने पुष्टि की कि घायलों और मृतकों के शवों को सिविल अस्पताल क्वेटा भेज दिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा बल इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में फाइनल में वोटर लिस्ट जारी। एसआईआर के बाद जारी हुई है यह मतदाता सूची। आपको बता दें कि बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है ये मतदाता सूची, जिसका इंतजार था, जिसके लिए गहन पुनरीक्षण हुआ, एसआईआर हुआ और उसके बाद अब अंतिम मतदाता सूची जो है वो फाइनल मतदाता सूची जिसे हम कह सकते हैं वो जारी की गई है। इस सूची में अपने नाम का विवरण देखा जा सकता है। इस सूची को वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। इस सूची की प्रति भी सभी जिलों में भेजी जाएगी, वहां पर मतदाता अपने नाम देख सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। एसआईआर जिस पर काफी ज्यादा विवाद भी हुआ, काफी ज्यादा सियासत भी इस पूरे मामले पर हुई और अब इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो फाइनल मतदाता सूची है वो जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि एसआईआर के बाद यह मतदाता सूची जारी की गई है। सभी मतदाता इस सूची में अपना विवरण देख सकते हैं। इस सूची को वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। चुनाव आयोग ने बिहार की नई मतदाता सूची जो है वो जारी कर दी है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। सभी की निगाहें इस पर थी, क्योंकि यह भी कहा जा रहा था कि इस काम को अंजाम कैसे दिया जाएगा, क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत लंबी है। लेकिन चुनाव आयोग ने बहुत प्रभावी ढंग से इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया और अब ये जो फाइनल मतदाता सूची है इसको जारी कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मधुरेश हमारे साथ जुड़ गए पटना से। मधुरेश, ये फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी गई है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा प्रयास है, क्योंकि इस पूरे मामले पर हमने देखा कि बहुत ज्यादा सियासत भी रही, लेकिन अब जब ये फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी गई है और यह भी बताया जा रहा है कि जो तमाम सारे मतदाता हैं वो इस सूची को देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है उसमें 7 करोड़ 30 लाख के आसपास जो मतदाता है उनके नाम प्रकाशित किए गए हैं, जिसमें 14 लाख नए मतदाता है जिनका नाम फॉर्म 6 भरने के बाद ऐड किया गया है। और अभी थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग ने ये पूरा डाटा जो है वो जारी कर दिया गया है। इसे देखना भी बेहद आसान है। एक तो जितने जिलाधिकारी हैं उनके कार्यालय में ये सूची उपलब्ध होगी। इसके अलावा आप अपने मोबाइल पे स्वैप ऐप के द्वारा भी इस सूची में देख सकते हैं कि आपका नाम है अथवा नहीं, या चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाकर के अपना इपिक नंबर डाल करके चेक कर सकते हैं कि आपका नाम है अथवा नहीं है। और अभी तक जो प्रक्रिया चल रही थी, जो जून से शुरू हुई थी प्रक्रिया मतदाता पुनर्निरीक्षण की, उसको लेकर वो उसका जो ड्राफ्ट था वो 1 अगस्त को जारी किया गया था। 1 अगस्त से लेकर के 30 दिन का वक्त दिया गया था किसी भी दावा या आपत्ति को जारी करने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा नाम काट दिया गया है और बेवजह काटा गया है तो आप अपना दावा पेश कर सकते थे डॉक्यूमेंट के साथ में। और उसके बाद भी 1 महीने का टाइम जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा लिया गया था पूरी तरह से वेरीफाई करने के लिए, मतदाता सूची को पूर्ण रूप से एरर फ्री बनाने के लिए। और इसके बाद आज शाम लगभग 3:30 पौने 4 बजे के आसपास ये सूची जारी कर दी गई है।
और इसे अब आम लोग आसानी से जो आयोग की वेबसाइट है उस पर देख सकते हैं। जी बिल्कुल मधुरेश, और हमने देखा कि अब इसके बाद में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो भी बिहार का दौरा करेंगे और उसके बाद वो सिलसिलेवार तरीके से राजनीतिक दलों से चर्चा करेंगे, अधिकारियों से चर्चा करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया अपनाई गई थी और उसके बाद जब इसे नियत समय, नियत तिथि के अंदर अंदर इसको अब जारी कर दिया गया, जिस पर बड़े सवाल हो रहे थे कि इसे समय पर पूरा कैसे किया जाएगा, तो निश्चित रूप से जो चुनाव आयोग के तमाम सारे प्रयास किए गए थे उसकी यहां पर सराहना करनी चाहिए। हाँ देखिए, चुनाव आयोग का जो प्रयास है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। एक तय समय के अंदर में ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी पारदर्शिता बरती गई है और जो सुप्रीम कोर्ट का बीच में जो गाइडलाइन आया था उसका भी पूरी तरीके से अनुपालन किया गया और इसके बाद में अभी भी जो फाइनल ड्राफ्ट जारी किया गया है उसमें इतनी पारदर्शिता बढ़ती जा रही है कि आप स्वयं अपने नाम को चेक कर सकते हैं। जितनी राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव आयोग से संबद्ध है उनके पास भी पूरा जो मतदाता सूची है वो भेजा जा रहा है कि अगर इसके बाद भी उन्हें कोई दावा करना है, आपत्ति करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से जो चुनाव आयोग है उसने कमर कस लिया है। अब जो आने वाला विधानसभा चुनाव है वो कराने के लिए 4 तारीख, इनफैक्ट 3 तारीख की शाम में ही ज्ञानेश कुमार जो है वो पटना पहुंच जाएंगे और इसके बाद से 4 तारीख से लेकर के लगातार जो मैराथन बैठक है उसका दौर शुरू होगा। इस बीच में बताया जा रहा है कि जो मतदान केंद्र है वहां पर जो व्यवस्था करनी है इलेक्शन करवाने के लिए उसकी समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जाएगी कि क्या सुरक्षा व्यवस्था, किन बूथों पर स्पेशल सुरक्षा की जरूरत है, इन सारी चीजों का गहन निरीक्षण किया जाएगा और लगातार 4 और 5 को बड़ी बैठकों का दौर चालू रहेगा। और इससे पहले आज भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह 10 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक चल रही थी और ये बैठक अभी भी हालांकि फिलहाल अभी जारी है। जो बैठक 5:30 बजे तक बताई जा रही है कि चलेगी। बिल्कुल, ये बैठक तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही सही, लेकिन इसके साथ साथ महत्वपूर्ण यहां पर यह भी है कि जो तमाम सारे बिहार के मतदाता हैं वो अपने नाम इस सूची पर वेबसाइट पर देख सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस सूची को वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। हाँ निश्चित रूप से देखिए, ये एक पारदर्शिता कहें या फिर लोगों की सहूलियत के लिए कहें, ये चुनाव आयोग का एक बेहतर कदम है कि कोई भी व्यक्ति, आजकल ज्यादातर लोगों के पास में स्मार्टफोन है, लोग अपने स्मार्टफोन से उसको एक्सेस कर सकते हैं, अपना नाम मतदाता सूची में देख सकते हैं, लोगों को परेशानी ना हो और किसी तरह की समस्या ना हो, इसका चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से ध्यान रखा है और इसीलिए जो मतदाता सूची है उसको ऑनलाइन जारी किया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मधुरेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है यहां पर कि चुनाव आयोग ने बिहार के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है और अब जो तमाम सारे बिहार के मतदाता हैं वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इस मतदाता सूची को देख भी सकते हैं और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार वो बिहार का दौरा करेंगे और अब बेहतर तरीके से बिहार में चुनाव को संपन्न कराया जाए उसको लेकर के कई सारी बैठकें भी वो करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रोम में FAO की 2 वैश्विक सम्मेलन में सतत पशुधन परिवर्तन पर केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने भारत के डेयरी और पशुधन नेतृत्व पर प्रकाश डाला। उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने भारत की किसान केंद्रित पहलों, नवाचारों और परिवर्तनों पर प्रकाश डाला जो देश में पशुधन और डेयरी क्षेत्र में समावेशी विकास को गति दे रहे हैं। भारत को अपने अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए आमंत्रित करने के लिए FAO और इसके महानिदेशक डॉक्टर QU डोंगयू के प्रति भारत की गहरी सराहना व्यक्त उन्होंने की। India is honored to serve as the first vice chair in the subcommittee established on livestock. Excellencies, under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, India has implemented a series of transformative and inclusive initiatives aimed at ensuring food security, improving nutritional outcomes, strengthening livelihoods, and eradicating poverty.
उत्तर प्रदेश में फार्मा सेक्टर को बढ़ावा देने के मकसद से आज नई दिल्ली में भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। इस मौके पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। समझौते के तहत केंद्र और राज्य सरकार के बीच बायोफार्मा रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस मौके पर कहा कि भारत आज दुनिया की फार्मेसी के तौर पर स्थापित हो चुका है और भारत से 200 से भी अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन की आपूर्ति की जा रही है। मुझे खुशी है कहते हुए और बधाई के पात्र भी है उत्तर प्रदेश की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी, कि उन्होंने बड़े बढ़ चढ़ करके हमारी इन सुविधाओं का, हमारे इन प्रयोगों का लाभ लेने का प्रयास किया है। उसी के तहत आज ये जो MOU हुआ है वहाँ पर, और उन्होंने एक, जैसे हमारे यहाँ बायरैक का एक मॉडल है या स्पेस में इन स्पेस का है, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश का सरकार ने भी UPP यानी उत्तर प्रदेश फार्मा प्रमोट करके एक इंटरफेस कायम किया है टू फैसिलिटेट कोलैबोरेशन। उसके साथ जो हमारा इंटरफेस है बायरैक, उसका MOU रहेगा ताकि वी कुड हैव अ लार्जर कोलैबोरेशन लिविंग अप टू दी होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ नेशन कॉन्सेप्ट, जिसमें प्रदेश सरकारों का भी योगदान रहे, केंद्र सरकार का भी रहे और साथ ही साथ समाज की भी भागीदारी रहे। बरेली में हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन जारी है। मंगलवार को पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया। मोहसिन के गैराज और को गिरा दिया गया। वहीं पुलिस ने मोहसिन रजा को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोप है कि जब पुलिस की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची तो मोहसिन रजा ने बदसलूकी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि नाले की जमीन पर कब्जा करके ये गैराज बनाया गया था। बरेली विकास प्राधिकरण की टीम ने मंगलवार को शाहजहांपुर रोड स्थित नरियावल में हमसफर बारात घर को सील कर दिया। ये बारात घर शराफत का है, जो शहर के सूफी टोला का निवासी है। मौलाना तौकीर रजा का बेहद करीबी बताया जाता है। BDA की टीम मंगलवार को भारी पुलिस बल के साथ हमसफर बारात घर पहुंची और सीलिंग की कार्रवाई की। टीम ने नोटिस चस्पा किया है, जिसके मुताबिक अवैध तरीके से निर्माण करने पर यह कार्रवाई की गई। और इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी विकास सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, देखिए, चूंकि ये पूरी तरीके से अवैध था और जिसके बाद ये कार्रवाई वहां पर की गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि मोहसिन रजा ने बदसलूकी की, जिसके बाद कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। अभी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, जब नगर निगम और विकास प्राधिकरण की टीम वहां पर पहुंची थी, ये अवैध रूप से चार्जिंग स्टेशन बनाए हुए थे वहां पर। जब उस पर कार्रवाई प्रशासन ने करने के लिए वहां पहुंची, तो वहां पर इनके द्वारा पुलिस से और प्रशासन से गलत तरीके का व्यवहार किया गया। इस कारण पुलिस ने इनको, मोहसिन रजा और इनके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की है। प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। जैसा कि आपने बताया कि मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। 2 दिन पूर्व भी एक्शन हुआ था, 3 इमारतों को सीज किया गया था। कल नावल्टी चौराहे के पास जो IMC का ऑफिस है मौलाना तौकीर रजा का, और वहां पर जो अवैध रूप से दुकानें बनी हुई थी उनको सील किया गया। और आज जब वहां पर निगम और प्राधिकरण की टीम पहुंची थी एक्शन लेने के लिए, तो वहां मोहसिन रजा ने बदसलूकी की पुलिस के साथ और प्रशासन के साथ, जिसके मजबूरी में पुलिस को ये एक्शन लेना पड़ा और गिरफ्तारी करनी पड़ी। इसके बाद वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। जो अवैध रूप से वहां पर ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन बना था, उसको जमींदोज कर दिया गया है। इसके साथ साथ पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। 50 से ज्यादा लोगों की अब तक बरेली बवाल मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ जो 10 मुकदमे हैं, 10 में से 7 मुकदमों में उसका नाम है, मुख्य आरोपी है, और उनके सहयोगियों पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। और जो एक सूचना मिल रही है कि मौलाना का एक और करीबी की भी गिरफ्तारी हो गई है। संभवतः कुछ देर बाद उसकी सूचना अभी पुलिस थोड़ी देर बाद ब्रीफिंग करेगी। नफीस नाम का ये शख्स है जो नावल्टी चौराहे के पास जो अवैध रूप से इमारत बनी थी, वो इसका संचालन करता था और वहां पर जो ऑफिस बना हुआ था IMC का, उसकी देखरेख ये करता था। और वहां से जो अवैध रूप से पैसा लेन देन होता था वो नफीस लगभग करता था। और नफीस का भी इस पूरे मामले में खास तौर से जो बवाल हुआ है, इसमें भीड़ को बुलाने, वहां पर एकत्रित करने में इसका भी नाम आ रहा था। क्योंकि कल जो गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद पुलिस
पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद ये सारे नाम सामने आ रहे हैं। पुलिस ने जो शुरुआती दौर में पूछताछ की थी, इस मामले में पुलिस ने एक एसआईटी भी बना रखी है, जो 10 लोगों की एसआईटी है। ये पूरे मामले पर जांच कर रही है। वहां पर जो वीडियो साक्ष्य हैं, जो सोशल मीडिया में जो फुटेज आए थे, उन सबके आधार पर लगातार पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट और निर्देश दिए थे कि ऐसे मामलों में सख्त से सख्त ऐसी कार्रवाई की जाए कि दोबारा कोई पत्थर उठाने की या पुलिस पर फायरिंग या बवाल काटने की हिम्मत ना कर सके। कुछ उसी के मद्देनजर प्रशासन भी पूरे तरीके से सख्ती से कदम उठाए हुए हैं और तमाम सारे जो लोग जिन जिन के नाम सामने आ रहे हैं, पूछताछ के बाद जब पूछताछ होती है और उस बवाल में अन्य नाम, जो अन्य सहयोगियों के नाम जैसे जैसे पुलिस के सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे उनकी धरपकड़ तेज की जा रही है। वही अवैध रूप से जो कार्य संचालित थे, उन पर भी प्रशासन का एक्शन जारी है, चाहे वो निगम की कार्रवाई हो, चाहे प्राधिकरण की कार्रवाई हो, लगातार एक्शन हो रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि ये आज मोहसिन रजा के अवैध रूप से जो संचालित ई चार्जिंग स्टेशन था, उस चार्जिंग स्टेशन को आज डमी रोस्ट किया गया, बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और लगातार ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अभी नाफीस के बाद पुलिस क्या खुलासा करती है, क्या कुछ पूछताछ में निकल कर आता है, ये पुलिस थोड़ी देर बाद बताएगी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास से तमाम जानकारी के लिए। तो इसके माध्यम से अब हम ये कह सकते हैं कि बरेली हिंसा के बाद जो कार्रवाई की जा रही है, वो एक कड़ा संदेश दिया जा रहा है कि किसी भी कीमत पर जो गलत तरीका है, जो अवैध तरीका है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें जो योगी सरकार है वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।